नमस्कार दोस्तों, मैं देवी लेकर आई हूँ देवी का वनवास की चौथी कड़ी। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। बात है जुलाई 2019 की। 2019 के बाद इतना कुछ हो गया कि अब ऐसा लगता है मानो मैं दशकों पहले की बात कर रही हूँ। हमारे संस्थान में एक एडमिन कैंटीन है। उस कैंटीन में एक कोने में एक बड़ा सा पिलर है और उसके पीछे लगी हुई कुर्सी और टेबल जो है मेरी फेवरेट जगह हुआ करती थी। मैं अक्सर वहाँ बैठ के अपनी चाय और किताब का मज़ा लिया करती थी। कैंटीन बंद होने के समय मैं उनकी आखिरी ग्राहक हुआ करती थी। उस कोने के आकर्षण का एक कारण और भी था। वो कोना काफ़ी हरा भरा था। एक तो नीचे लगे हुए कुछ पेड़ पौधे जो हैं उनकी कैनोपी फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाती थी और उस कोने में कुछ गमले भी लगा रखे हुए थे। और शाम के वक्त एक तरफ जहाँ सनसेट हो रहा होता था और बहुत सारे छोटे छोटे पंछी आके वहाँ पे हरकत करते थे। कुछ तो इतने बोल्ड हो जाते थे कि एकदम टेबल के ऊपर आके आपकी बची हुई ब्रेड के पीसेस छुपके से उठा के ले जाते थे। ऐसे ही जुलाई 2019 की बात है कि मैं वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन वो शाम मैं बहुत खुश नहीं थी। जुलाई 2019 में मेरा पोस्ट डॉक ख़त्म हुए 6 महीने हो चुके थे और मैं कैंपस में ही बिना किसी पेमेंट के समय व्यतीत कर रही थी। कभी लैब में कुछ काम कर लेती थी। काफ़ी प्रेशर बना हुआ था कि अब आगे क्या करना है। एकेडमिक लाइफ में बहुत तनाव रहता है हर स्टेज पे, पीएचडी से लेके पोस्ट डॉक से लेके जब तक कि आपको नौकरी नहीं मिल जाती, और नौकरी मिल जाए तो उसके बाद अलग से तनाव। ये कोई बहुत आसान ज़िंदगी नहीं है। एकेडेमिया में अगर आपको नौकरी करनी है तो एक ही वजह से हो सकती है कि आपको सच में साइंस बहुत अच्छी लगती है और वो सब परेशानियां जो के साथ में आती हैं आप डील कर लेते हो। मुझे याद है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोजीशंस निकली हुई थी और मैं वहाँ कैंटीन में बैठ के वो फॉर्म भर रही थी। लेकिन मन में एक शंका सी थी कि क्या करना चाहिए। एक तरफ ये चिंता थी कि कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरी तरफ ये चिंता थी कि जेब में पैसे भी नहीं हैं, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। ऐसी ही परेशानी में बैठे वहाँ मैं अपने आप से शायद बातें कर रही थी तो मेरी एक दोस्त वहाँ से निकली। उसने मुझे देखा और दौड़ती हुई मेरे पास आई तो पूछा कि क्या बात है, ऐसे बैठी हो, कोई परेशानी है क्या। तो मैंने उसे अपना दुखड़ा बताया। तो बोली, अच्छा तुम्हें इकोलॉजी में इंटरेस्ट था ना, तुम्हारे तो सारे दोस्त भी इकोलॉजिकल साइंसेस से हैं। तो एनसीबीएस का एक फील्ड स्टेशन है और वहाँ पे वो उसके लिए किसी मैनेजर को ढूंढ रहे हैं, तुम क्यों नहीं अप्लाई करती। मेरी उलझन को समझते हुए बोली, जॉब एप्लीकेशंस तो तुम वहाँ से जाके भी भेज सकती हो और तुम्हें कुछ नया करने को भी मिलेगा और हाँ, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने उसकी बात पे कुछ गौर किया। सच कहूँ तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। मैंने अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी थी। ये पहली एप्लीकेशन थी जिस पे मैं काम कर रही थी और उस पर भी मुझे काफ़ी तनाव हो रखा था। तो मैंने खुद से कहा क्यों नहीं, ये भी कर लेते हैं। दूसरे दिन मैं बिना ज़्यादा सोचे समझे उन फैकल्टी से मिली जो फील्ड स्टेशन के फैकल्टी इंचार्ज थे और मैंने उनसे पूछा कि मुझे पता चला है कि आपको फील्ड स्टेशन के लिए मैनेजर चाहिए, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम पीएचडी वाले को इस पोजीशन के लिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं, कि ये पोजीशन जो है वो हमने मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ बैकग्राउंड के लिए एडवर्टाइज़ की हुई है और इसमें सैलरी भी उसी स्केल की है। चूँकि मैंने बहुत नहीं सोचा था इस बारे में और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि मैं कुछ नया सीख लूँगी और साथ में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई भी करती रहूँगी, तो मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि मैं पीएचडी हूँ और मेरा 6 साल का पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस भी है, तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए ये बेनिफिशियल ही रहेगा। जहाँ तक सैलरी की बात है तो फ़िलहाल आपने जितनी एडवर्टाइज़ की आप उतनी ही दे दीजिए। मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने मुझे एप्लीकेशन डालने के लिए बोला। हाँ, इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम एक बार जाके फील्ड स्टेशन देख कर आ जाओ, हो सकता है कि देखने के बाद तुम अपना मन बदल दो। मुझे इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अपने बहुत सारे क्लासमेट्स या बैचमेट्स कह लीजिए उनके सेमिनार्स अटेंड करती थी, तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि बहुत मज़ा आएगा अगर मुझे भी कभी फील्ड में काम करने का मौका मिले। तो मुझे लगा कि शायद ये एक मौका है कि मैं फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। मैंने फटाफट तत्काल में ट्रेन टिकट्स बुक किए और
अपना पचमढ़ी ट्रिप प्लान कर लिया। पचमढ़ी का क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन पिपरिया है। मैंने बेंगलोर से पिपरिया तक की ट्रेन टिकट कर ली। पिपरिया से पचमढ़ी कैसे पहुंचूंगी उसके बारे में मैंने बहुत सोचा नहीं। मुझे ये बता दिया गया था कि पिपरिया से पचमढ़ी तक टैक्सी मिल जाती है और सुबह 6 बजे के बाद तो बस भी चलती है। बेंगलोर से पिपरिया तक की ट्रेन जर्नी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन पिपरिया से पचमढ़ी तक का सफ़र जो मैंने टैक्सी के ज़रिए किया उसकी मुझे एक एक डिटेल अच्छे से याद है। चूँकि बारिश का मौसम शुरू हो गया था तो हर तरफ सतपुड़ा का रंग सब्ज था। एक तरफ टीक के लंबे लंबे पेड़ और उसके हाथी के कान की तरह बड़े बड़े पत्ते, तो दूसरी तरफ पलाश और भी बहुत पेड़ थे, लेकिन तब तक मुझे उन सब पेड़ों की जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे घाट सेक्शन आने लगी देनवा दिखाई देने लगी। देनवा के दोनों तरफ ऊंची ऊंची एस्कार्प्स थीं जो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हों, और दूसरी तरफ साल के पेड़ आने लगे। जैसे जैसे घाट सेक्शन आने लगा और हम पचमढ़ी के नज़दीक आने लगे, पहले तो मोबाइल सिग्नल चला गया, उसके बाद देनवा दिखाई देने लगी। यूं तो धुंध पड़ी हुई थी, लेकिन जहाँ जहाँ से धुंध क्लियर हुई थी और वहाँ वहाँ मुझे देनवा की वो खाई दिखाई देती जहाँ पे बहुत लंबी लंबी एस्कार्प्स पहाड़ी दीवारें बनी हुई थी। मैंने पहली बार देखा था और देखने के बाद मेरा दिल दहल गया। ड्राइवर ने शायद मेरा डर महसूस कर लिया था तो उसने हंसते हुए कहा, मैडम जी चिंता मत कीजिए, हम इस रास्ते पे रोज़ गाड़ी चलाते हैं, आंख बंद करके भी हमें हर एक मोड़ का पता है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, भैया आंख मत बंद करना, तुम आंख खुले ही रखना। फाइनली हम पचमढ़ी प्लेटू पे पहुँचे और हमने पचमढ़ी कैंटोनमेंट बैरियर क्रॉस किया। पचमढ़ी एक कैंटोनमेंट टाउन है और इसका भी एक रोचक इतिहास है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। अभी हम पचमढ़ी बाज़ार पहुंच गए थे। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। पचमढ़ी मार्केट जो है वो मुझे थोड़ी थोड़ी जम्मू शहर की याद दिला रहा था। भारत के बहुत सारे हिली टाउन हैं, उनमें एक ख़ास किस्म की सिमिलैरिटी है, जैसे कि छोटे रोड, तंग गलियां और बहुत ही संकरी जगह दुकानों के लिए। ड्राइवर ने पहले ही बातों बातों में जान लिया था कि मेरी ये पचमढ़ी की पहली ट्रिप है, तो उसने बोला कि चलिए आपको पचमढ़ी की सबसे फेमस चाय पिलाते हैं। वह मुझे पंडित जी की दुकान पे लेके गया। पंडित जी की दुकान पचमढ़ी की सबसे फेमस दुकान है। हमने वहाँ बैठ के चाय पी। पंडित जी ने मुझे बताया कि ये दुकान पहले उनके पिताजी की हुआ करती थी और अब वह चलाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी चाय बेचते हैं दिन की, तो बोले पता नहीं, बहुत सारी बेचते हैं, तो एक नंबर नहीं बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप दिन के कितने दूध के पैकेट इस्तेमाल करते हैं, मैं उससे अंदाज़ा लगा लूँगी। उनकी अच्छी चाय का एक ही राज है कि वो सीधा दूध में ही चाय पत्ती डालते हैं। तो अगर आप कम दूध वाली कड़क चाय पीना चाहते हैं तो पंडित जी की चाय आपके लिए नहीं है। उन्होंने मुझे दूध के पैकेट का कुछ बालपाक नंबर बताया और मेरे अनुमान के अनुसार वो कम से कम दिन में 1000 चाय बेचते हैं। हमने चाय ख़त्म की और मैंने पंडित जी को वादा किया कि मैं फिर आऊँगी चाय पीने। अभी 4 साल होने को आए हैं और मैंने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। पंडित जी से चाय पीने के बाद हम निकले फील्ड स्टेशन की ओर। हमें फील्ड स्टेशन ढूंढने में बहुत मुश्किल आई। मार्केट में किसी को पता नहीं था कि फील्ड स्टेशन कहाँ है। ये मुझे बाद में पता चला कि यहाँ के लोग फील्ड स्टेशन को टाटा कंपनी कह के बुलाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। फिर मिलेंगे। नमस्ते।